हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपने सीटेट के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगोल एक आक्रांता जाति थी, उन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए। वह शासक कौन था जिसके समय में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या आपका फिरोज शाह तुगलक। मंगोल जाति जो थी, मंगोल जाति एक आक्रांता जाति थी, उन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए थे, लेकिन ऐसा वह कौन सा शासक था जिसके काल में भारत पर एक भी आक्रमण नहीं हुए, मंगोल आक्रमण नहीं हुए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में भारत पर एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि उसके शासनकाल तक मंगोल साम्राज्य आंतरिक कलह और विभाजन के कारण कमजोर हो चुका था। फिरोज शाह तुगलक ने भी मंगोलों के प्रति शांतिपूर्ण और रक्षात्मक नीति अपनाई और अपनी सीमाओं को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के समय में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, इनके शासनकाल में मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए थे, 6 बार। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक आपका 6 बार आक्रमण हुए थे। गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के विरुद्ध कई सफल अभियान चलाए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके इसके शासनकाल में मंगोल नेता तर तरमशिरीन के नेतृत्व में एक विशाल मंगोल सेना ने भारत पर आक्रमण किया था और वे मेरठ तक पहुंच गए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक भी बार आक्रमण नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने किसे पराजित करने के उपरांत विजय स्तंभ बनवाया था? मेवाड़ के जो शासक थे राणा कुंभा, उन्होंने किसे पराजित करने के बाद विजय स्तंभ बनवाया था? महमूद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या आपके जलालुद्दीन खिलजी को? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, महमूद खिलजी। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में पराजित करने की स्मृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया था मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने। और ये युद्ध कब हुआ था? आपके 1437 में हुआ था। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में पराजित करने की स्मृति में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, महमूद खिलजी। यह आपकी 9 मंजिला भव्य इमारत है जिसकी ऊंचाई कितनी है? आपकी लगभग 122 फीट इसकी ऊंचाई है। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है लगभग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, महमूद खिलजी को पराजित कर विजय स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहते जल और फुआरे के साथ सुशोभित बाग जिन्हें चाराबाग कहा जाता है, उसका चलन भारत में किसने किया? बहते जल और फुहारों के साथ सुशोभित बाग जिन्हें क्या कहा जाता है? चारबाग। उनका चलन भारत में किसने किया? हुमायूं ने, बाबर ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, बाबर ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके बाबर ने शुरुआत की थी, इसका चलन बाबर ने किया था। बहते जल फुआरे के साथ सुशोभित चारबाग शैली का चलन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने शुरू किया था। उन्होंने फारसी शैली पर आधारित इन बागों का निर्माण भारत में करवाया, जिसमें आगरा का रामबाग इसका पहला प्रमुख उदाहरण है। फारस शैली पर आधारित इन बागों का जो आपका इसमें प्रमुख उदाहरण आता है रामबाग, आगरा का रामबाग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, बाबर ने इनका चलन भारत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
वैष्णव संत गोसाई जद रूप द्वारा मुगल बादशाह का आमंत्रण अस्वीकार किया गया। फलस्वरूप बादशाह स्वयं उनसे मिलने गया। वह बादशाह कौन था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या आपका शाहजहां? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर वैष्णव संत गोसाई जद रूप से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने संत के आमंत्रण को अस्वीकार करने पर उनसे मिलने का फैसला किया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में कई बार जद रूप गोसाई का उल्लेख किया है और उन्होंने उनके ज्ञान और तपस्या की प्रशंसा की है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जहांगीर ही उनसे स्वयं मिलने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में आपको बताने की कौन सा कथन असत्य है। यह अफगानों एवं मराठों के बीच हुआ था। यह युद्ध आपके 11 जून 1761 में लड़ा गया था। सदाशिव भाव आपके विश्वासराव युद्ध में मारे गए। मराठों के लगभग 28,000 सैनिक मारे गए। तो कौन सा कथन आपका असत्य है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका कथन जो है ये सही नहीं है, क्योंकि आपका पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये 11 जून 1761 में लड़ा गया था। ये कथन आपका गलत है कि यह युद्ध जो है पानीपत का तृतीय युद्ध 11 जून 1761 में लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये आपके कब हुआ था? यह हुआ था 14 जनवरी 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये आपके 14 जनवरी 1761 में हुआ था। 14 जनवरी 1761 में हुआ, न कि 11 जून को। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना और सदाशिव राव भाव के नेतृत्व वाली मराठी सेना के बीच हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। यही आपका सही नहीं था, क्योंकि युद्ध जो हुआ था ये आपके 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के तहत भारत में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। कौन सा इस युद्ध के कारणों में नहीं था? कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसका कौन सा एक कारण नहीं था? यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न, अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार के लिए चल रहा संघर्ष, भारत में व्यापारिक स्वामित्व या कर्नाटक नवाब का विद्रोह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये युद्ध का एक कारण नहीं था। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपके 1740 से 1748 के बीच हुआ। 1740 से 48 के बीच हुआ कर्नाटक का प्रथम युद्ध। मुख्य रूप से यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का भारत में विस्तार था। इसके कारण में यूरोप में संघर्ष, अमेरिका में प्रतिस्पर्धा और भारत में व्यापारिक वर्चस्व शामिल थे। कर्नाटक के नवाब का विद्रोह ये युद्ध का कारण नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी। बल्कि नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को मद्रास पर कब्जा करने से रोकने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सन 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रांति का संबंध किसी एक संप्रदाय से नहीं था। यह क्रांति अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने हेतु थी। इसमें राजा, सैनिक, जनता सभी ने भाग लिया। यह इन सभी कारणों से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। इन सभी कारणों से सन 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विदेश शासन के विरुद्ध भारतीयों का पहला विशाल और संगठित प्रयास था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी। इन सभी कारणों से 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने यूएसए में यूनाइटेड इंडिया हाउस स्थापित किया था? तो किन किन क्रांतिकारियों ने यूएसए में यूनाइटेड इंडिया हाउस स्थापित किया था? तारकनाथ दास तथा जीडी कुमार ने, रामनाथ पुरी एवं वीर सावरकर ने, हरनाम सिंह एवं भगवान सिंह ने, साला हरदयाल। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका लाला हरदयाल।
लाला हरदयाल एवं भगत सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारकनाथ दास तथा जीडी कुमार। यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1910 में क्रांतिकारी तारकनाथ दास और जीडी कुमार द्वारा की गई थी। यह संस्था उत्तरी अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती केंद्रों में से एक थी और इसका उद्देश्य भारतीय प्रवासियों के बीच ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जागृत करना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देश के नागरिकों का राज्य की निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारी शासन से बचाव करता है। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या आपका प्रस्तावना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है ये देश के नागरिकों का राज्य की निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारी शासन से बचाव करता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स वे आवश्यक अधिकार हैं जो राज्य की सत्ता पर सीमाएं लगाते हैं और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ये अधिकार राज्य को निरंकुश होने से रोकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यह नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सुरक्षा प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्या है आपका? यह सरकारी सत्ता एवं संस्था के लिए बाध्यकारी है। ये दोनों सत्य हैं या ये दोनों असत्य हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ये दोनों सत्य हैं। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दोनों ही ऑप्शन जो है ए और बी आपके दोनों सत्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? संविधान का अनुच्छेद 312 जो है वो राज्यसभा को आपके किसका अधिकार प्रदान करता है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, वित्त विधेयक के विषय में संशोधन करने का, एक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का, एक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, एक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वह राष्ट्र हित में नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए प्रस्ताव पारित कर सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो होता है मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या आपका नियुक्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष है यानी कि लोकसभा स्पीकर है वो आपका, तो ये आपके निर्वाचित किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आम चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में लोकसभा द्वारा अपने में से ही किया जाता है। तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष जो है ये आपके निर्वाचित किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको करना है इन्हें सुमेलित। जमशेदपुर आपके प्रसिद्ध है किसके लिए? जमशेदपुर आपके लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद आपका वस्त्र उद्योग के लिए, बंगलुरु आपके सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए और भदोही आपके कालीन उद्योग के लिए। जमशेदपुर लोहा इस्पात उद्योग, इलाहाबाद वस्त्र उद्योग, बंगलुरु सूचना एवं प्रौद्योगिकी और कालीन उद्योग के लिए आपका भदोही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। रबी फसल कौन कौन सी है आपकी? जौ, सरसों, चना, खरीफ फसल ज्वार बाजरा, जायद कपास जूट या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, जायद फसलों में आपकी कपास जूट नहीं आती। कपास और जूट ये जो है ये आपकी खरीफ फसलें हैं। कपास जूट जो है ये भी आपकी कैसी फसलें हैं? खरीफ फसल है, जायद नहीं है। खरीफ फसलें कैसी होती है, सॉरी जायद फसलें कैसी होती हैं आपकी? ये आपकी खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा और सब्जियां इनमें शामिल होती हैं जो आपकी मुख्य रूप से मार्च से जून के बीच उगाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी।
ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं आपकी? जायद की फसलें होती हैं आपकी तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और कपास और जूट जो है ये आपकी खरीफ फसलें हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल जो है ये आपकी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आपकी नीलगिरी, पालनी, अरावली या आपका विंध्याचल? या आपका विंध्याचल या आपका विंध्याचल, विंध्या, आपका विंध्याचल। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी पालनी। कोडाइकनाल जिसे हिल स्टेशन की राजकुमारी भी कहा जाता है, कोडाइकनाल को क्या कहते हैं? हिल स्टेशन की राजकुमारी। ये आपके तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाली पालनी पहाड़ियों पर स्थित है और यह आपके 7,200 फीट की ऊंचाई पर एक सुरम्य पठार पर बसा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी पालनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बरखान भू आकृति का निर्माण होता है। बरखान भू आकृति का निर्माण आपके किसके द्वारा होता है? वायु अपर्दन द्वारा, हिम निक्षेप द्वारा, तटीय अपर्दन द्वारा या आपका वायु निक्षेप द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी वायु निक्षेप द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, वायु निक्षेप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदारी कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं? विधिग्रह मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, नेक्स्ट है आपका सुलभ मुद्रा या आपकी गरम मुद्रा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, विधिग्रह मुद्रा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है विधिग्रह मुद्रा, जिसे वैधानिक मुद्रा या लीगल टेंडर भी कहा जाता है। वह मुद्रा है जिसे कानून का समर्थन प्राप्त होता है। किसी भी लेनदार के लिए इस मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार करना कानूनी तौर पर अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति इसे लेने से इनकार करता है तो वह कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी नोट और केंद्र सरकार द्वारा जारी सिक्के विधिग्रह मुद्रा के उदाहरण हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओपीडी का पूर्ण रूप है। ओपीडी का पूर्ण रूप क्या है आपका? आउटसोर्सिंग प्री डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, अंडर पेशेंट डिपार्टमेंट या आपका ऑब्जर्वली पेशेंट डिपार्टमेंट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल एक दूसरे से मिलते हैं और अंतर क्रिया करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक मंडल, जैव मंडल, नभ मंडल या आपका ये सभी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जैव मंडल। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल एक दूसरे से मिलते हैं और अंतर क्रिया करते हैं वो आपके जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर कहलाता है। यह पृथ्वी का वह संकरा क्षेत्र है जहां जीवन आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, संकल्प दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस या आपका राष्ट्रीय सद्भावना दिवस? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। राजीव गांधी का जन्मदिन 20 अगस्त को जन्म दिवस उसको आपके राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संयुक्त राष्ट्र संघ की चौथी विश्व जल रिपोर्ट में वर्ष सन 2050 तक विश्व की आबादी कितनी होने की संभावना व्यक्त की गई है? लगभग आपके
9.5 अरब, लगभग 8.5 अरब। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, लगभग 9 अरब, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन सी, लगभग 9 अरब। चौथी, संयुक्त राष्ट्र संघ की चौथी विश्व जल रिपोर्ट में आपके सन 2050 तक विश्व की आबादी आपके 9 अरब होने तक की संभावना व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? निरीक्षण विधि, नेक्स्ट आपका प्रश्नोत्तर विधि, नेक्स्ट है व्याख्यान विधि, या आपका कहानी विधि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए जो विधि है वो है आपकी निरीक्षण विधि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए निरीक्षण विधि उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से क्या प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है? तो प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत क्या है? रोचकता, प्रायोजना, क्रियाशीलता, या ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी, प्रायोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत में आपकी रोचकता भी है, प्रायोजना भी है और आपकी क्रियाशीलता भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का परंपरागत साधन है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का परंपरागत साधन क्या है? श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, कहानी, या ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के परंपरागत साधन में आपका श्यामपट्ट है, पाठ्य पुस्तक है, कहानी भी है, यानी कि ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? विश्व शांति की स्थापना, विश्व नागरिकता का विकास, राजनीतिक विकास, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, विश्व नागरिकता का विकास। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है इसमें आपके, विश्व नागरिकता का विकास इसमें नहीं आता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छे मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विशेषता होती है। अच्छे मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विशेषता क्या होती है? सरलता, वैधता, गोपनीयता, या आपकी व्यापकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, वैधता। अच्छे मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विशेषता क्या होती है आपकी? वैधता होती है। तो ऑप्शन बी आपके करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि का दोष है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि का दोष क्या है? छात्र निष्क्रिय हो जाता है, अध्यापक आलसी हो जाता है, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं है, अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, छात्र निष्क्रिय हो जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि का दोष आपका क्या है? छात्र निष्क्रिय हो जाता है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर आप ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जानने के लिए किस विषय का ज्ञान आवश्यक है? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जानने के लिए किस विषय का ज्ञान आवश्यक होता है? नागरिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, सामाजिक विज्ञान का, या आपके भूगोल का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अर्थशास्त्र का। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जानने के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का प्रथम चरण है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का प्रथम चरण क्या है? कार्य का लेखा, कार्य का मूल्यांकन, परिस्थिति का निर्माण, या आपका योजना का चुनाव। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, परिस्थिति का निर्माण। प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का प्रथम चरण होता है आपका परिस्थिति का निर्माण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर कर ज़रूर बताना कैसा था आज का प्रैक्टिस सेट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।